सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स करने वाले हैं प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर CSI या नेट लाइफ साइंस। सबसे पहले द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज ट्यूबरोनिक एसिड। तो क्वेश्चन हमें सिंपली पूछ रहा है कि ट्यूबरोनिक एसिड का दूसरा नाम क्या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ये पूछ रहा है। एंड द ऑप्शंस आर मिथाइल जैस्मोनेट, सिस जैस्मोन, जैस्मोनल 1 बीटा ग्लूकोज, 12 हाइड्रोक्सी, 7 आइसोजैस्मोनेट। तो ये ऑप्शंस देखने से पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं ट्यूबरोनिक एसिड के बारे में। ट्यूबरोनिक एसिड एक नेचुरल प्लांट मेटाबोलाइट है। मेटाबोलाइट है मतलब ये किसी न किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। एज अ प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो सकता है या फिर एज एन इंटरमीडिएट ये काम आ सकता है। और ये डिराइव कहाँ से हो रहा है? तो ट्यूबरोनिक एसिड इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम जैस्मोनिक एसिड। जैस्मोनिक एसिड का मेन काम क्या होता है? जब प्लांट स्ट्रेस में होता है, या तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से स्ट्रेस में, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया या फिर किसी प्लांट पैथोजन का अटैक हो गया, तो उस टाइम पे जैस्मोनिक एसिड रिलीज होता है। ये जैस्मोनिक एसिड का काम ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी होता है। तो ट्यूबरोनिक एसिड इज डिराइव फ्रॉम जैस्मोनिक एसिड। बट क्वेश्चन ये था कि ट्यूबरोनिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? तो ये है आंसर। ट्यूबरोनिक एसिड का दूसरा नाम, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज 12 हाइड्रोक्सी जैस्मोनेट, जो कि एक नेचुरल मेटाबोलाइट है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्यूबरोनिक एसिड। और इसके बारे में, ट्यूबरोनिक एसिड या फिर इस 12 हाइड्रोक्सी जैस्मोनेट के बारे में हमें किस प्लांट से ज़्यादा पता चला था, वो है सोलानम ट्यूबरोसम। सोलानम ट्यूबरोसम को ही हम लोग पोटैटो कह रहे हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम डाल रखा है। जैसे ये ट्यूबर्स है, स्टोलॉन्स है। स्टोलॉन्स क्या होता है? स्टोलॉन्स हॉरिजॉन्टल स्टेम्स होती हैं दैट रन अलोंग विद द ग्राउंड, उनको हम स्टोलॉन्स कहते हैं। और ये सोलानम ट्यूबरोसम इज एक्चुअली फ्रॉम द सोलानेसी फैमिली एंड दैट्स वाई वी आर सीइंग फ्रूट्स एज बेरी, क्योंकि ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अदर देन दैट, मेन इनका काम क्या है, ट्यूबरोनिक एसिड का फंक्शन क्या है या रोल क्या है? वो इंड्यूस करता है ट्यूबर फॉर्मेशन में, ट्यूबर फॉर्मेशन यहाँ पे। तो इसका आंसर उस हिसाब से फोर्थ हो जाएगा, 12 हाइड्रोक्सी 7 आइसो जैस्मोनेट मीन्स ट्यूबरोनिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, इट्स अदर नेम इज 12 हाइड्रोक्सी 7 आइसोजैस्मोनेट। मूविंग ऑन, अब द मॉडल प्लांट अरेबिडोप्सिस थैलियाना, ये इटैलिक्स में होना चाहिए वैसे, इसमें मिथियोनीन इज द प्रिकर्सर अमाइनो एसिड। मिथियोनीन इज एक्चुअली अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है। एंड ये एक प्रिकर्सर अमाइनो एसिड होता है किस चीज़ की बायोसिंथेसिस के लिए, और यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, मतलब मिथियोनिन किस चीज़ को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। फॉलोइंग द ऑप्शंस, सबसे पहले अल्कोलॉइड्स की बात करते हैं। अल्कोलॉइड्स हम लोग के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इनमें नाइट्रोजन होता है, जैसे कि कैफीन है, निकोटीन है, ये सब अल्कोलॉइड्स हैं, ठीक है। दूसरे हैं ग्लूकोसिनोलेट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिनोलिक्स हैं एंड टर्पिनॉइड्स हैं। टर्पिनॉइड्स की अगर मैं बात करूँ, टर्पिनॉइड्स हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या रोल होता है? देखो, प्लांट को ना कुछ यूनिक फीचर देने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स काम आते हैं, ठीक है। यूनिक फीचर किस रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? या तो उसके सर्वाइवल में काम आएंगे या फिर उसके रिप्रोडक्शन में वो हेल्प करेंगे। सर्वाइवल में कैसे? जैसे प्लांट रिलीज करता है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो रिपेल करेंगे इंसेक्ट्स को या फिर हर्बीवोर्स को, तो वो भी मेटाबोलाइट्स ही होते हैं। देन रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकता है, जैसे कोई भी प्लांट है वो कोई ऐसा अट्रैक्टेंट रिलीज कर रहा है जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो कुछ यूनिक फीचर प्रोवाइड करने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। और टर्पिनॉइड्स की अगर मैं बात करूँ, देखो डिफरेंट तरीके के होते हैं, ठीक है। हम जेरानियोल की बात करते हैं, ठीक है। अदर देन दैट तुम्हारा और बहुत सारे टर्पिनॉइड्स होते हैं। जेरानियोल तुम्हारा रोज़ में प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से वो पर्टिकुलर जो खुशबू उसको मिल रही है इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट की वजह से मिल रही है, जिसकी वजह से जो पॉलिनेटर्स हैं दे आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड एंड देन रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू गेट सपोर्टेड। तो वहाँ पे टर्पिनॉइड्स काम आता है, फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स काम आता है। मूविंग ऑन, हम ग्लूकोसिनोलेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये जैसे हमने यहाँ पे बोला था, सो एनी ऑफ यू डू यू नो कि हम कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं इधर पे? लाइक लुक एट द वेजिटेबल्स, लाइक ब्रसल स्प्राउट्स है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस family? Any idea? Brassicaceae. Yep, Brassicaceae. ओके, तो हम ब्रेसिकेसी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये कौन से, ये जो फील्ड है, ये कौन से फ्लावर्स प्रेजेंट है इसमें? एंड लाइक ये ऑयल भी है इधर पे, वी आर गेटिंग ऑयल फ्रॉम दीज थिंग्स। सो एक
किस चीज़ का है ये? सरसों। सरसों। मस्टर्ड, सरसों, सही बोला। तो अब जैसे ये जो कंपाउंड है ग्लूकोसिनोलेट्स, ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इनमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो जो हमको पंजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग ओडर मिलती है, खुशबू मिलती है हम लोग को सरसों से, ठीक है, और वो क्यों मिल रही है? इन्हीं ग्लूकोसिनोलेट्स की वजह से हम लोग को मिल रही है, ठीक है। ये हम लोग की ब्रासिका फैमिली में प्रेजेंट है, जैसे कि कैबेज है, मस्टर्ड है, हॉर्स रेडिश है और ब्रसेल्स स्प्राउट्स है, ब्रोकली है इन सब में प्रेजेंट है। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। एंड ब्रेक डाउन जब ये होता है, जब ये ग्लूकोसाइनोलेट्स ब्रेक डाउन करेंगे, ये फॉर्म करेंगे तुम्हारे आइसोथायोसाइनेट्स, क्योंकि थायो मतलब सल्फर तो उसमें था इसलिए फॉर्म हो सका। थायोसाइनेट्स, थायो मीन सल्फर, नाइट्राइल्स बिकॉज इट वाज आल्सो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये बात है। अब इनका मेन काम क्या है? प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतना स्ट्रॉन्ग ओडर रिलीज कर रहे हैं और तो उस वजह से हम लोग के जो भी पेस्टिसाइड्स हैं या फिर हर्बिसाइड्स हैं, दे आर गोइंग टू गेट रिपेल्ड फ्रॉम इट। मूविंग ऑन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लांट हार्मोन्स में से ये आता है कि हार्मोन्स हैं तुम्हारे, ठीक है, ऑक्सिन्स है, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, जिबरेलिन्स, इनके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कि किस चीज़ से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ऑक्सिन्स की बात करते हैं सबसे पहले। ये देख लेते हैं एक मिनट, जो मैंने जो भी पिक्चर्स डाली हैं ये कुछ ना कुछ रिलेशन में है विद दीज प्लांट हार्मोन्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। जैसे कि बोल्टिंग है, बोल्टिंग का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे इंटरनोड का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंटरनोड क्या होता है? दो नोड के बीच की डिस्टेंस। नोड क्या होता है? जहाँ से तुम्हारी लीफ निकलती है, दैट इज़ द नोड, ठीक है। तो ये बोल्टिंग के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा वाला रिस्पॉन्सिबल होगा आउट ऑफ दीज फोर? एनी आइडिया? हेलो? नो, साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स आर द वन जो कि बोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो बोल्टिंग कहीं पे भी आ जाए ना, इसका एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक लाइक एक्सपेरिमेंट भी है जहाँ पे एक कैबेज का प्लांट लिया गया है एंड हमें कैबेज के प्लांट में बोल्टिंग दिखती है, क्योंकि रोजेट वाला जो स्ट्रक्चर होता है, रोजेट लीव्स प्रेजेंट होती है, पूरी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इंटरनोड का जो लेंथ है दैट इज गेटिंग इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड एज बोल्टिंग एंड बोल्टिंग स्पेसिफिकली मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली मेरे को जिब्रेलिन्स की वजह से दिखती है, ठीक है। मूविंग ऑन, ये रूट का मैंने एक डायग्राम ऐड करा है। तो रूट हार्मोन कौन सा होता है प्लांट्स में? रूट हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सिन्स जो होते हैं ये रूट हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इवन जब हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं तो सबसे पहले कभी भी अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो हम लोगों को सबसे प्राइमरी ऑर्गन कौन सा चाहिए होगा प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए? ऑब्वियसली उसकी रूट चाहिए होगी। दैट्स वाई हम पहले ऑक्सिन्स को इंक्लूड करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, ताकि रूट फॉर्मेशन हो जाए प्लांट का एंड देन उसके बाद उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई होते रहे एंड फर्दर डेवलपमेंट हो सके। तो रूट हार्मोन हम लोग ऑक्सिन को कहते हैं। अब ये जो यहाँ पे मैंने इमेज ऐड करी है, इट इज़ लाइक अ पेट्री प्लेट और यहाँ पे ये कैलस है। कैलस हमारा कब फॉर्म हो रहा है? ये प्लांट टिश्यू कल्चर से ही रिलेटेड है ये डायग्राम। और कैलस फॉर्मेशन हो रहा है मतलब सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और सेल डिवीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली? जो सेनेसेंस को भी डिले कर देता है, दैट इज यस साइटोकाइनेंस, ठीक है। तो सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन, सेनेसेंस को डिले करने का काम साइटोकाइनिन का है। फिर इसके बाद ये तो बहुत इजी है कि राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हम वो वाले हार्मोन को स्प्रे भी करते हैं इवन। तो कौन सा हार्मोन हो सकता है आउट ऑफ, अब 3 तो हो ही गए, कौन सा बचा? इथाइलिन, ठीक है। तो अब इसके बाद ये तो नॉर्मल ये था कि हम लोग के फीचर्स के बारे में है। अब कौन से प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से ये हार्मोन्स बन रहे हैं। जब भी कन्फ्यूजन हो कि क्या हो रहा है तो ये याद रखना कि साइटोकाइनिन एडेनिन से बन रहा है या फिर एडिनोसिन मोइटी से बन रहा है। तो CA करके याद कर लेना इसको, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है वो एडेनिन या फिर एडिनोसिन मोइटी से बन रहा है। तो B का तो सेकंड हो जाएगा। अब B का सेकंड इसमें ये वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द आंसर सिंपली, ठीक है। बट और भी ऑप्शंस कंफर्म कर लेते हैं। ऑक्सिन्स जो होते हैं, ऑक्सिन तुम्हारे ट्रिप्टोफैन से बनते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग। इथाइलिन जो है, इथाइलिन का हम देखेंगे, इथाइलिन एक्चुअली मिथियोनिन से बनता है।
मिथ्योनिन द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। बट यहाँ पे हम लोगों को ये ऑप्शन दिया गया है। अब होता क्या है कि ये जो मिथ्योनिन होता है ना, वो सैम में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन, और ये जो है ये आगे जाके हम लोग का इथाइलिन बना लेता है, ठीक है। एंड डिफरेंट बायोसिंथेटिक पाथवेज में ये चीज़ यूज़ होती है, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन, ठीक है। उनमें से एक का फॉर्मेशन ये भी है, तो इथाइलिन का आ जाएगा IV, ठीक है। तो C का IV हो गया। और फिर उसके बाद आया जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का याद रखना, ये जेरेनल डाइफॉस्फेट से बनता है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में मुझे ये भी नहीं पता चलो कि इथाइलिन का ये कैसे हुआ, बट आई नो दिस थिंग कि साइटोकाइनिन्स एडिनिन मोइटी से ही, एडिनोसिन मोइटी से ही बनते हैं, तो CA करके वो चीज़ होगी। एंड फिर उसके बाद ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन बन रहा है मेरा ट्रिप्टोफैन से, तो वो हो गया, ठीक है। बचा क्या, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का बहुत याद रखना कि जेरेनल डाइफॉस्फेट इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है। तो बचा वाला इथाइलिन भी है। सो इवन इफ यहाँ पे मिथ्योनिन नहीं दिया गया है और ये ऑप्शन दिया गया है, स्टिल यू कैन गेस द आंसर हियर, एंड द आंसर वाज, आंसर क्या था इसका, बताना ज़रा सा, साइटोकाइनिन का। तो B का क्या हुआ, सेकेंड। आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। एंड रिलेटिंग टू हम और भी देख सकते हैं, वो भी सही होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आई है स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट की। देखो स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट क्यों दिए गए होते हैं, ताकि हम डिफाइन कर सके एक स्पीशीज़ क्या होती है। डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हर एक कॉन्सेप्ट की खुद के एडवांटेजेस हैं, खुद के लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। और हम डिफाइन भी इसी से करते हैं किसी भी स्पीशीज़ को। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हर जगह प्रेजेंट होंगे, पर पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के हिसाब से। स्पीशीज़ जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे के साथ तो दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है फ्रॉम एनी अदर स्पीशीज़ या फिर अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे स्पीशीज़ 1 है और स्पीशीज़ 2 है, ठीक है। ये इसके अंदर के मेंबर्स जो होंगे वो खुद के साथ तो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे, लेकिन वो इसके साथ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे, ठीक है। स्पीशीज़ 2 के साथ जो भी इसके मेंबर्स होंगे उनके साथ, अगर मान लो इनके बीच में ब्रीडिंग हो भी गई, ठीक है, 1 और 2 के बीच में, तो जो हाइब्रिड्स फॉर्म होंगे दे आर गोइंग टू बी इनफर्टाइल। मतलब इनफर्टाइल का मतलब ये हाइब्रिड आगे कोई भी प्रोजेनी अपनी इनकी नहीं आएगी, कोई भी ऑफस्प्रिंग ये नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद लाइक फॉर एग्जांपल जब हम लोग म्यूल की बात करते हैं, म्यूल के बारे में आइडिया है, खच्चर, ये किसका हाइब्रिड है, किसका हाइब्रिड है म्यूल? हाँ, हॉर्स एंड डोंकी। इसमें होता है मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, ठीक है, तब तुम्हारा म्यूल बनता है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को इन्वर्स कर दूं, अगर मैं लूँ मेल हॉर्स और फीमेल डंकी, तो तुम्हारा बनता है हाइनी। क्लियर? यस और नो? अब मान लो मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे रही हूँ कि स्पीशी 1 है एंड स्पीशी 2 है, इसका एक हाइब्रिड बना, ठीक है, और ये हाइब्रिड तुम्हारा फर्टाइल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका मतलब क्या हुआ? कोई आइडिया? एक स्पीशी ये है, एक स्पीशी ये है, इनके हाइब्रिड बने, बट इनके हाइब्रिड फर्टाइल बने, मतलब ये आगे प्रोजेनी, मतलब इनकी कंटिन्यू रहेगी, ये ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब ये है कि हम ये एज्यूम कर रहे थे कि ये दोनों डिफरेंट स्पीशी हैं, बट ये दोनों डिफरेंट स्पीशी नहीं है, ये दोनों सेम ही स्पीशी हैं। कभी भी तुम्हारा दो स्पीशीज़ के बीच में फर्टाइल हाइब्रिड नहीं बनेगा, इनफर्टाइल ही बनेगा। और अगर फर्टाइल बन रहा है तो मतलब हमारे कंक्लूजन्स जो थे उन दो स्पीशीज़ के बारे में वो गलत थे, वो दोनों के दोनों एक ही स्पीशीज़ है, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट यही कहता है। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट में एक चीज़ याद रखना, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक बार इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। अब इसके हिसाब से बोला है सिंगल लीनिएज ऑफ एंसेस्टर डिसेंडेंट, ये देखो
reproductively isolated. तो species are group of interbreeding natural populations that are reproductively isolated from other such groups. तो B का तो तुम्हारा थर्ड होगा, ठीक है, B का थर्ड यहाँ पे भी है, B का थर्ड इधर पे भी है. अब दूसरा देख लेते हैं. टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट. टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब है कि एक स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो एक दूसरे से तो रिजेंबल करते होंगे, बट दे आर गोइंग टू बी डिस्टिंक्ट टू अदर सच ऑर्गेनिज्म, मतलब अदर स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म से वो डिस्टिंक्ट होंगे. तो सिंपल रिजेंबल एंड डिस्टिंक्ट तुमको याद रखना है इसमें, ठीक है. एंड इसके हिसाब से द ऑप्शन वुड बी अ स्पीशीज इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिजेंबल वन अनदर एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अनदर वन. तो ये ए का होगा सेकंड, ए का सेकंड ये है. तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. बट और भी स्पीशीज कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं. जैसे कि एक इवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट है. ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सिंगल लीनिएज ऑफ एंसेस्टर डिसेंडेंट पॉपुलेशंस विच मेंटेन इट्स आइडेंटिटी फ्रॉम अदर सच लीनिएज. मतलब जो एंसेस्टर्स होते हैं और जो भी उनके डिसेंडेंट्स होते हैं, जितने भी और मतलब जो भी उनके आगे डिसेंडेंट्स होते हैं, इनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है फ्रॉम एनी अदर लीनिएजेस. और जब हम मैं फाइलोजेनेटिक की बात करती हूँ, फाइलोजेनेटिक में मोनोफाइलिक वर्ड आता है. मोनोफाइली का सिंपल वर्ड है, मतलब है एक कॉमन एंसेस्टर होगा, उस कॉमन एंसेस्टर के जितने भी एंसेस्टर्स मतलब जितने भी डिसेंडेंट्स आएंगे वो फिर एक मोनोफाइलेटिक क्लेड सॉर्ट ऑफ बनाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे वो कॉमन एंसेस्टर और उसके जितने भी डिसेंडेंट्स होंगे दे आर गोइंग टू शेयर सम सॉर्ट ऑफ डिराइव्ड कैरेक्टर, ठीक है. तो ये डी का यहाँ पे IV आ जाएगा. इसी तरीके के यहाँ पे मतलब दी गई है डेफिनेशन. जैसे कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है, तो वो स्पीशीज़ जो होंगी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनका ऐसा ग्रुप होगा जो खुद में तो इंटरब्रीडिंग है लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगा अदर स्पीशीज़ से, ठीक है. उनके साथ वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे डिफरेंट स्पीशीज़ के और मेंबर्स से, और अगर करेंगे भी तो इनफर्टाइल हाइब्रिड्स तुम्हारे बनेंगे, ठीक है. फिर इसके बाद आता है तुम्हारा टाइपोलॉजिकल में सिंपल कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक स्पीशीज़ के अंदर है एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे और उसे डिस्टिंक्ट होंगे. लीनियस ने बोली थी ये चीज़. इवोल्यूशनरी में हमने बोला था लीनिएजेस की बात करी थी, और फाइलोजेनेटिक में सिंपली ये बात हुई है कि जो भी डिसेंडेंट्स होंगे एक कॉमन एंसेस्टर से, वो सब के सब कुछ एक पर्टिकुलर डिफाइनिंग या फिर डिराइव ट्रेट दे आर गोइंग टू कंसिस्ट, ठीक है. मूविंग ऑन, बेस्ड ऑन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेटिंग सिस्टम्स इन प्लांट्स, ठीक है, pollen ovule ratios are likely to be most skewed in which one of the following cases. skewed का मतलब क्या होता है इधर पे, कुछ आइडिया है? yes or no? yes or no? No. skewed का मतलब है inclined की बात कर रहे हैं हम इधर पे, या फिर biased की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मेटिंग सिस्टम्स है प्लांट्स में, ठीक है, पॉलन और ओव्यूल के रेशियोज कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे. मतलब या तो कहीं पे पॉलन बहुत ज़्यादा बन रहा होगा और ओव्यूल बहुत कम बन रहा होगा, ये रेशियो हम लोगों को दिखेगा. तो ये फॉलोइंग मेटिंग सिस्टम में से मुझे ये चीज़ कहाँ पे दिख रही है कि इनके रेशियोज जो इनके फॉर्मेशन के जो नंबर हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स वन ऑफ द फॉलोइंग. मतलब या तो पॉलन किसी इनमें से पॉलन किसी में बहुत ज़्यादा बन रहा होगा और ओव्यूल किसी में कम बन रहा होगा, ओव्यूल ज़्यादा है फिर पॉलन कम. तो इससे मतलब पहले इसमें हमें टर्मिनोलॉजीज देखनी पड़ेंगी. जैसे कि एंटोमोफिलिस है, ठीक है. एंटोमो का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिनेशन हो रहा है वो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है. अब इससे पहले हमें पॉलिनेशन देखना पड़ेगा कि क्या होता है पॉलिनेशन. जैसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है. सेल्फ पॉलिनेशन का सिंपल मतलब है किसी भी एक फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है. मेरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है स्टेमन एंथर, और मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है विच इज़ द कार्पल और द पिस्टल सिंपली, ठीक है. अब स्टेमन से जो भी पॉलन्स फॉर्म हो रहे हैं वो, और या फिर एंथर से जो भी फॉर्म हो रहे हैं वो उसी फ्लावर के पिस्टल्स के साथ दे आर गोइंग टू फर्टिलाइज, ठीक है. यहीं पे वो स्टिग्मा में डिपॉजिट हो जाएंगे एंड देन दे आर गोइंग टू ट्रैवल डाउन, और उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. तो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन. जब सेम फ्लावर के एंथर जो पॉलन्स फॉर्म कर रहे हैं वो सेम फ्लावर के पिस्टल के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है उसको फर्टिलाइज कर रहा है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन. बट जब यही चीज़ पॉलिनेटर्स इन्वॉल्व हो जाता है इधर पे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे
मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है दैट इज़ एक्चुअली क्रॉस पॉलिनेशन एंड इट इज़ एक्चुअली मीडिएटेड बाय दीज पॉलिनेटर्स। अब बात ये हो जाती है कि वो दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो अबायोटिक हो सकते हैं या फिर वो बायोटिक हो सकते हैं, ठीक है। अबायोटिक में हमारे कौन कौन से आते हैं, विंड आएगा, ठीक है, वाटर आ सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है। जबकि बायोटिक में बात करी मैंने, इंसेक्ट की बात करी तो एंटोमो आ गया, ठीक है। इवन बर्ड्स भी पॉलिनेट करती हैं तो उसको वो ऑर्निथोफिली हम कहते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे बैट्स करते हैं, मतलब बैट्स एज एन पॉलिनेटर काम करेंगे तो हम उसे क्या कहते हैं, चिरोप्टेरोफिली। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है। अब इसमें प्रोसेस में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में बी यहाँ पे जैसे कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी पॉलिनेटर है, वो किसी भी फ्लावर के पास क्यों जा रही है, पॉलिनेशन करने के लिए नहीं जा रही है, वो सिंपली नेक्टर लेने के लिए जा रही है, अपना फूड कलेक्ट करने के लिए जा रही है। बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उस एंथर से कुछ पोलन्स जो है उसकी बॉडी पे रब हो जा रहे हैं, और रब होने की वजह से क्या हो रहा है कि उसको पता तो नहीं चल रहा है, एंड देन इट इज़ कैरिंग उस प्लांट की पॉलन वो कैरी कर रही है, देन इट इज़ मूविंग टू अनदर प्लांट, वहाँ के फ्लावर पे अगेन इट इज़ टेकिंग द नेक्टर, एंड नेक्टर लेते वक्त उसकी बॉडी से जो पॉलन से डिफरेंट फ्लावर के वो झड़ गए, इसके स्टिग्मा पे स्टिक हो गए, एंड देन उसके बाद दैट लेड टू पॉलिनेशन हो गया हमारा, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा मेटिंग सिस्टम है जहाँ पे मुझे ये रेशियो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड दिखेगा या फिर बायस दिखेगा किसी इन दोनों में से किसी एक पे, ठीक है। अब आएगा एंटोमोफिलस की हमने बात करी जो इंसेक्ट से हो रहा है, ठीक है। और डायोशियस और बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, डायोशियस मतलब जो भी सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन या फिर मेल सेक्स ऑर्गन, वो दोनों के दोनों मेरे डिफरेंट प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट है। तो मतलब एक जैसे प्लांट मेरा ये है, इसमें फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, ये सेम स्पीशीज़ के ही हैं, और इसमें मेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो ये डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है ये दोनों फ्लावर, तो इसको हम डायोशियस कहेंगे। बाइसेक्शन मतलब वो सेम फ्लावर पे प्रेजेंट है ये दोनों के दोनों हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है एनिमोफिलस बाइसेक्सुअल स्पीशीज़ एंड एनिमोफिलस डायोशियस स्पीशीज़। एनिमो का मतलब मेनली होता है विंड से, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं उस तरीके से, और जैसे एनिमोमीटर भी होता है, तो एनिमो वर्ड को विंड से याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनिमोफिलस डायोशियस स्पीशीज़ इज़ मोस्ट प्रोबेबली द आंसर। वाई, देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी विंड पॉलिनेशन होता है तो हाई नंबर ऑफ हमारे पोलन्स बनेंगे। हाई नंबर ऑफ पोलन्स क्यों बन रहे हैं मतलब विंड पॉलिनेशन में, एनी आइडिया? यस और नो? हेलो, काफी पोलिंग हाँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि पोलन्स वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन कर पाए और फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो। यहाँ पे क्योंकि अगर डिस्टेंस देखो, विंड पॉलिनेशन में क्या है, विंड एक मीडियम है उन पोलन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे फीमेल प्लांट पे, ठीक है। अब इसके लिए मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ पोलन्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि प्रोबेबिलिटी बनी रहे कुछ एटलीस्ट कुछ फ्लावर्स तो पॉलिनेट हो पाए अच्छे से और सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ तो दिख जाती है कि हाई नंबर ऑफ पोलन्स फॉर्म होंगे, ठीक है, एनिमोफिलस वाले में। लेकिन और ओव्यूल का नंबर जो होगा कम होगा। क्यों होगा ओव्यूल का नंबर कम? क्योंकि क्या फ़ायदा है ज़्यादा नंबर ऑफ़ ओव्यूल्स बनाने का अगर मैक्सिमम ऑफ देम आर नॉट गेटिंग पॉलिनेटेड? वो तो वेस्टेज होगी मतलब प्लांट की पूरी प्रोसेसेस की, अगर वो ज़्यादा नंबर ऑफ ओव्यूल बना दे रहा है, क्योंकि पोलन्स उतने आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, एनिमोफिलस स्पीशीज़ में क्या होता है कि वो पोलन्स बहुत ज़्यादा बनाती हैं और ओव्यूल बहुत कम बनाते हैं, और जो भी पोलन्स बनते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, ड्राई होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, ठीक है। तो दे आर ड्राई सॉर्ट ऑफ, और बहुत कम वेट भी उनका काफ़ी कम होता है ताकि ईजिली ट्रांसफ़र हो सके वो जहाँ से वो बन रहे हैं वहाँ से फीमेल प्लांट तक। अब इवन जो फीमेल प्लांट होती है उसमें जो स्टिग्मा होते हैं उनके वो काफ़ी फेदरी होते हैं, ठीक है, ताकि वो कैच कर सके उन पोलन्स को। अब इधर पे भी दो ऑप्शंस हैं मेरे पास, एक तो एनिमोफिलस बाइसेक्सुअल और एक एनिमोफिलस डायोशियस है। बाइसेक्सुअल कैन नॉट बी द आंसर। वाई? मान लो एक ही फ्लावर है, ठीक है, बाइसेक्सुअल है मतलब उसके पास दोनों है, उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो अगर विंड काम कर
भी रहा है तो बहुत कम डिस्टेंस के लिए पोलन्स को ट्रांसफ़र करना है, अपना ट्रांसपोर्ट होना है, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी है फिर भी कि हाँ फर्टिलाइजेशन ढंग का हो जाए। लेकिन डायोशियस में जब डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है तब प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए ये जो रेशियो वाली चीज़ आई है कि स्क्यूनेस जो हमको दिखेगी वो मुझे इस मीटिंग सिस्टम में दिखेगी, दैट इज़ एनीमोफिलस डायोशियस स्पीशीज़। ओके, क्लियर? मूविंग ऑन। अब यहाँ पे बोला है कि 4 प्लांट फैमिलीज़ दी गई हैं, हमें बताना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ किस में है। देखो वैसे देखा जाए तो एस्टेरेसी इज़ लाइक वन ऑफ द फैमिली, बिगेस्ट फैमिली, जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ स्पीशीज़ हम लोग को दिखती हैं। उसके अलावा पोएसी है, पोएसी इज़ लाइक अ मोनोकॉट फैमिली, ठीक है, इसमें भी मुझे हाई नंबर ऑफ स्पीशीज़ दिखती हैं। बट यहाँ पे हम इन चारों की बात कर रहे हैं कि इन चारों में से कौन सी ऐसी फैमिलीज़ है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ आई कैन सी। तो सबसे पहले है देखो रोजेसी है, ठीक है, रोजेसी में तुम्हारे 4828 नोन टेक्सा है एंड स्टिल काउंटिंग, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर चेंज होता रहता है। फिर इसके बाद है तुम्हारे, तो सिंपली इसका आंसर तो रोजेसी हो गया क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ तो इसमें ही है। ब्रासिकेसी में भी अगर तुम्हारे हैं तो तुम्हारे 4000 समथिंग है, ठीक है। कुकुरबिटेसी में तुम्हारे 800 है एंड कैक्टेसी में तुम्हारे 2000 स्पीशीज़ प्रेजेंट है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोजेसी में, देन उसके बाद तुम्हारे ब्रासिकेसी में, देन इसके बाद कैक्टेसी में एंड देन उसके बाद कुकुरबिटेसी में, ठीक है। अब इसके अलावा हम एक ये भी देख लेते हैं, ये वाटरमेलन, स्क्वॉश, क्यूकम्बर, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं? विच फैमिली इज़ दिस? हाँ, कुकुरबिटेसी। और ये कौन सी फैमिली हो सकती है? हाँ, कैक्टेसी। और ये कौन सी हो सकती है जो अभी हमने पढ़ी है उनमें से, जो 4 ऑप्शंस थे उनमें से? यस, रोजेसी, ठीक है। अब इसके बाद ब्रासिकेसी फैमिली देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने एक फ्लोरा डायग्राम और फ्लोरा फॉर्मूला ऐड कर रखा है जस्ट टू टेल यू कि किस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं, फ्लोरा डायग्राम और फ्लोरा फॉर्मूला को। सबसे पहले EBR रखा है। EBR का मतलब क्या होता है? ये ई ब्रैक्टिएट है, मतलब यहाँ पे ब्रैक्ट एब्सेंट है, इसका मतलब ये होता है। दूसरा, ये जो साइन होता है इस तरीके से, ठीक है, 2 साइन होता है, एक होता है ये और एक होता है ये होता है तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक, और ये होता है इस तरीके से भी इसको दिखाते हैं, फिर इस तरीके से भी इसको दिखाते हैं, ये होता है जाइगोमॉर्फिक। इनका मतलब क्या होता है कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, जाइगोमॉर्फिक क्या है? देखो, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये है कि अगर मैं उस प्लांट के फ्लावर को, ठीक है, उसका LS अगर मैं काटूंगी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटूंगी, तो वो 2 इक्वल हाफ में मुझे मिल जाएगा। मैं किसी भी प्लेन से उसको काटूँ, भले ही मैं उसको ऐसे काटूँ, मतलब LS लूँ उसका, ठीक है, भले ही मैं उसका LS इस तरीके से लूँ, मुझे वो 2 इक्वल पार्ट्स में मिल जाएगा। मैं किसी भी प्लेन से अगर उसका LS लूँ तो तब हम उसे एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक का मतलब ये है कि उस प्लांट का फ्लावर किसी एक ही प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में बटेगा, हर प्लेन से वो 2 इक्वल पार्ट में नहीं बटेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ये पेटल्स हैं, ठीक है, इस फ्लावर के, और ये स्पर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको काट रही हूँ तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में मुझे मिल रहा है, राइट। बट अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से इस प्लेन से बांट रही हूँ तो क्या मुझे ये 2 इक्वल पार्ट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा? यस और नो? ये स्पर वाला पार्ट है, नहीं मिल रहा है क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में तो स्पर है ही नहीं, नीचे वाले में है। तो ये कोई एक ही, ये फ्लावर किसी एक ही प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में बटेगा, हर प्लेन से। इट इज़ नॉट गोइंग टू डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। इसी को, इस टाइप के हम लोग उसको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक है। ये फ्लावर जो होगा वो जाइगोमॉर्फिक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये, इसका मतलब क्या होता है? कैलिक्स मतलब सेपल। तो ये 2+2 के फॉर्म में लिखा है। मैं इसको 4 भी तो लिख सकती थी, राइट। मैंने इसे 2+2 के फॉर्म में क्यों लिख रखा है? क्योंकि अगर तुम इसके लाइक फ्लोरल डायग्राम को देखो, 2 बाहर को है एंड 2 अंदर को है, ठीक है। मतलब 2 सेपल्स तुम्हारे बाहर है, 2 सेपल्स तुम्हारे अंदर है, वो एक साथ नहीं प्रेजेंट है। अगर वो इस तरीके से एक साथ प्रेजेंट होते सारे के सारे, तब मैं उसको लिखती K4, ठीक है। लेकिन इधर पे क्या है, लाइक एक पेयर अंदर को है, एक पेयर बाहर को है, इसीलिए 2+2 के फॉर्म में लिखा होगा। फिर उसके बाद ये C क्या बताता है? ये बताता है कि ये कोरोला है,
ठीक है। कोरोला कितने हैं, 4 हैं, हाँ, और सारे के सारे एक ही साथ प्रेजेंट है, तो हमने इसमें कुछ ऐसे डिस्टिंक्शन नहीं करा है। फिर उसके बाद ये है एंड्रोशियम, ठीक है, या फिर सिंपली एंथर बोलती हूँ, स्टेमन्स बोलूँ, ये भी 2+4 के प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब 2 बाहर होंगे और 4 अंदर होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे 2+4 लिखा है। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम जी से दिखा रहे हैं, और इधर पे मैं गाइनोशियम को किस तरीके से लिख रही हूँ, ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक तो 2 लिख रखा है, 2 का मतलब क्या है कि ये बाइकार्पेलरी है, इसमें 2 कार्पल प्रेजेंट है, और ये ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट मेरे को ये सिग्निफाई कर रहा है कि ब्रैकेट मेरा फ्यूज्ड है, ठीक है, मतलब ये 2 कार्पल्स जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है। ब्रैकेट जहाँ पे भी लग जाता है ना, उसका मतलब वो फ्यूज्ड, वहाँ पे हमें आइडेंटिटी शो हो रही है, फिर फीचर शो हो रहा है। ये इधर पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग की ओवरी है, मतलब मुझे सुपीरियर ओवरी दिख रही है, या फिर हाइपोगाइनस ओवरी है, ठीक है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है कि मतलब जो मेरा मतलब कार्पल है, जैसे ये मेरा कार्पल है, ठीक है, ये सुपीरियर है। सुपीरियर क्यों है, क्योंकि जो डिफरेंट वोल्स है ना, जैसे कि एंथर है, ठीक है, और मान लो पेटल्स है, ये सब के सब मेरे इसके बेस से निकल रहे हैं, तब जाके सुपीरियर है, जिसको मैं हाइपोगाइनस भी कहती हूँ। ओके, क्लियर? Yes. ओके, मूविंग ऑन। अब ये जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट आर नोन टू हैव एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वस्कुलर टिश्यूज बाय द मीन्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ फ्रॉम अ वस्कुलर कैम्बियम। इस क्वेश्चन में कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि वस्कुलर टिश्यूज है। वस्कुलर टिश्यूज क्या होता है? Xylem phloem. हाँ, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम होता है शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करना। अब सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ मतलब है कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसका कुछ डायमीटर होगा उसकी स्टेम का। आफ्टर अ टाइम ये डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज इन डायमीटर, इसके जो स्टेम की विड्थ बढ़ी है, ठीक है, विड्थ बढ़ी है इसकी, या फिर इसकी जो गर्थ बढ़ी है, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से हुआ है? विड्थ का इंक्रीज इज बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। और ये सेकेंडरी ग्रोथ करता कौन है? ये करता है तुम्हारा वस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि तुम्हारी वस्कुलर कैम्बियम एक सिंगल ऐसे लेयर सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। ये करती है, डिवाइड करती है, अंदर को ये फॉर्म करती है तुम्हारे सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम फॉर्म करती है। बाहर को डिवाइड करके क्या फॉर्म करती है? सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म करती है। तो ये बेसिक प्रोसेस वो फॉलो करती है, जिसकी वजह से ये गर्थ जो होती है, फिर विड्थ जो होती है उस स्टेम की, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब मेन चीज़ क्या होती है कि किस किस में मुझे सेकेंडरी ग्रोथ दिख रही है, फिर किस किस में मुझे वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी दिखती है आउट ऑफ ऑल दीज फॉलोइंग, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में जैसे तुम पाइन ट्रीज देख लोगे, इफ़ यू सी पाइन ट्रीज कुछ छोटे पाइन ट्रीज होते हैं, उनमें किसी की कम होती है विड्थ, किसी की ज़्यादा होती है, तो उधर पर भी मुझे वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी दिख रही है। डाइकॉट्स है, ठीक है, यूकैलिप्टस ले लो तुम, यूकैलिप्टस की भी तो इंक्रीज होती है गर्थ, तो वो डाइकॉट्स में भी होती है। अब यहाँ पे मोनोकॉट्स की बात आई है। मोनोकॉट्स में एक चीज़ याद रखना, वस्कुलर कैम्बियम मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती है, ठीक है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ दिखेगी भी किन्हीं किन्हीं मोनोकॉट्स में, वो किसी डिफरेंट मेरिस्टेम की वजह से दिखेगी, लेकिन वस्कुलर कैम्बियम इनमें क्लियरली एब्सेंट होती है, ठीक है। तो मोनोकॉट्स तो इसका नहीं होगा, और ये इस तरीके से डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म वुड बी द आंसर। एंड आई हैव लाइक एडेड अ पिक्चर हेयर। तो मुझे ये बता दो कि ये मोनोकॉट का पिक्चर है, डायग्राम है, या फिर ये डाइकॉट का डायग्राम है? Dicot. हाँ, डाइकॉट, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है और मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट होती है। अब ये देख लो कैम्बियम किस तरीके से एक्टिविटी करती है। एक बार क्वेश्चन भी आया था अबाउट द सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम के बारे में। तो कैम्बियम जो है, वस्कुलर कैम्बियम, ये ना सीजनल एक्टिविटी दिखाती है, मतलब स्प्रिंग के टाइम पे, समर के टाइम पे काफ़ी अच्छी तरीके से डिवाइड करती है, ठीक है। जो ये यहाँ पे जो सेल्स ये बना रही है वो काफ़ी बड़ी सेल्स बना रही है, ठीक है, बड़ी सेल्स होती हैं, और थिन वॉल्ड सेल्स हम लोग को यहाँ पे दिखती है, मतलब स्प्रिंग के टाइम पे इस तरीके से अपना डिवीजन करती है। लेकिन विंटर वाले टाइम पे, जब ऑटम वाला टाइम आ जाता है, तब यही वस्कुलर कैम्बियम बहुत छोटी छोटी सेल्स बनाती है साइज में, और बहुत थिक वॉल्ड बनाती है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे ये फीचर दिख रहा है इधर पे,
ठीक है, तो इसकी सीजनल एक्टिविटी की वजह से मुझे ये एनुअल रिंग्स दिख रही हैं। अगर मान लो ऐसा होता ही नहीं, अगर ये इस तरीके से स्मॉल सेल्स थिक वॉल सेल्स नहीं बनाती तो मुझे तो यूनिटी दिखती और ये रिंग्स जो होती हैं एनुअल रिंग्स वो फॉर्म ही नहीं होती। लेकिन वस्कुलर कैम्बियम अपनी सीजनल एक्टिविटी दिखाती है, इसलिए मुझे ये एनुअल रिंग्स फॉर्म होती हुई दिखती हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, अगर तुम देखोगे किसी भी तुम ट्री के ट्रंक को लोगे, यू कैन नो ना कि वो कितने साल जिया है, यू कैन नो अबाउट काउंटिंग इट्स एनुअल रिंग। वो कैसे? क्योंकि हर एक एनुअल रिंग एक ईयर को डिनोट कर रही है कि एक ईयर में उसने स्प्रिंग में किस तरीके से अपना एक्टिविटी दिखाया वस्कुलर कैम्बियम में, और उसके बाद ऑटम में कैसा दिखाया। अब यहाँ पे जैसे यू कैन सी रेनी सीजन जब आया था, इस साल बहुत ज़्यादा रेन हुई होगी तो उसने अच्छी खासी अपनी एक्टिविटी दिखाई वस्कुलर कैम्बियम में। ये ड्राई सीजन था क्योंकि देखो कितना कम स्पेस है एक मतलब 3 से 4 एनुअल रिंग्स के बीच में, तो उस टाइम पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम हुआ होगा, तो सिमिलरली एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा उसकी डिक्रीज हुई थी। स्कार फ्रॉम फॉरेस्ट फायर वो भी हमको दिखता है। तो बाय जस्ट रीडिंग द, तुम किसी भी ट्री ट्रंक के अगर एनुअल रिंग्स को देखोगे, उनके पैटर्न्स को देखोगे, यू कैन नो अ लॉट अबाउट इट्स लाइफ हिस्ट्री कि किस तरीके से उस प्लांट ने अपनी ज़िंदगी जी है। यू कैन नो अबाउट जस्ट बाय दिस थिंग। और ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सीजनल एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम। ओके, मूविंग ऑन, select the correct former name for the International Code of Nomenclature which was changed as the part of Melbourne Code। अब हुआ क्या है, ये सिंपली हमसे क्वेश्चन ये पूछा कि करंट नेम देखो उसका ICN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, पहले नाम क्या था इसका, व्हाट वाज इट्स फॉर्मर नेम, एंड दिस चेंज इन नेम हैपेंड ड्यूरिंग मेलबर्न कोड। ठीक है, ये मेलबर्न कोड के दौरान हुआ था। अब सबसे पहले इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये तो नहीं होगा। दूसरा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई प्लांट्स, ICNAFP इज़ द करंट नेम, मतलब सही और करंट नेम चल रहा है अभी हम लोगों का। ठीक है, तो वो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें फॉर्मल नेम निकालना है ICN का, तो दिस इज़ नॉट द ऑप्शन ऑब्वियसली। और ये याद रखना कि अभी जो करंट नेम चल रहा है वो यही है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स। ठीक है, फिर इसके बाद आया तुम्हारा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। तो हाँ, पहले नाम जो था दैट वाज, ये जो पहले नाम था दैट वाज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, पहले नाम ये था। एंड अब मेलबर्न कोड के दौरान ये चेंज हो चुका था, एंड देन उसके बाद ICNAFP इसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी C। और रीसेंट जो कोड है दैट इज़ शेंजन कोड। ठीक है, रीसेंट कोड जो हमारा चल रहा है दैट इज़ शेंजन कोड, जो कि 2017 में आया था। तो ये याद रखना कि रीसेंट कोड तुम्हारा कौन सा चल रहा है। अब यू कैन जॉइन iFly फॉर द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस, लाइक वी प्रोवाइड मटेरियल फॉर नेट, गेट, DBT, ICMR एंड ARS, CUT, PG, GATB and IIT JAM, and you can contact us via this WhatsApp number. We are also present on different platforms like YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter and Instagram. And if any of you have any like confusion in whatever questions we have done, so we can discuss that. Any confusion? No doubt. No doubt?